क्लास में मैं विजयलक्ष्मी, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अब तक हम केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। केंद्र सरकार जब हमने प्रारंभ किया तो हमने संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 इसके अंग देखे। फिर इसके बाद हमने व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। अभी हमारी कार्यपालिका चल रही थी, जिसमें हमने देखा कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सहित महान्यायवादी इसके 5 अंग होते हैं, जिनमें से राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का वैधानिक या औपचारिक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो है ये संघीय कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ही है। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमारा जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। तो ये अपना आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है। आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है? 73 आर्टिकल में कहा गया है कि इसकी सहायता के लिए, प्रधानमंत्री के कार्यों में राष्ट्रपति के कार्यों को उसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है, हु इज प्रधानमंत्री। तो हमने जब व्यवस्थापिका पढ़ी थी तब हमने उसके 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा, और उनमें से हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन जो होके आ रहा था वो था लोकसभा। तो लोकसभा में अनेक दल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। उनमें से जो बहुमत दल का नेता होता था, यानी कि जिस दल को मेजॉरिटी मिल जाती थी, तो बहुमत दल का जो नेता होता था उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानमंत्री कौन हो गया? लोकसभा का बहुमत दल का नेता। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो दूसरा हो गया इसका कि जो प्रधानमंत्री होगा वह मंत्रिपरिषद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। फिर जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, इन 2 कामों के अलावा हमारा प्रधानमंत्री नीति आयोग, राज्य विकास परिषद तथा अंतर्राज्यीय परिषद, इन तीनों का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। अब ये तो हो गई एक बात कि भाई लोकसभा का बहुमत दल का नेता जो होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल का कोई
दल दिखाई नहीं देता है कि किसी के पास ही बहुमत नहीं आया, मान लो कि बहुमत मिला ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है वह अपने स्वविवेक से किसी भी दल के सदस्यों को नियुक्त मतलब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि वो अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो फिर उनकी सहमति से जो व्यक्ति उनका नेता चुना जाता है उसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। यानी कि राष्ट्रपति कई स्थितियों में अपने स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। अभी हाल ही में अपने गोवा में हुआ था, मनोज पर्रिकर की जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने काफ़ी बवाल मचाया कि भाई ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी, फिर भी मनोज पर्रिकर को या फिर यूँ कहें कि बीजेपी को आमंत्रित किया गया सरकार बनाने के लिए। तो ये राष्ट्रपति का स्वविवेक का निर्णय होता है, इसके अंदर स्वतंत्र होता है राष्ट्रपति कि वो किसी को भी आमंत्रित कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे राष्ट्रपति की अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसके प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं एक बार कि जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रधानमंत्री का कार्य हो गया वह यह हो गया कि वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ठीक है, इसका पहला काम क्या हो गया, मंत्रिपरिषद का निर्माण, ठीक है ना। राष्ट्रपति को सलाह देता है यहाँ और अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करने में पूरा हस्तक्षेप करता है। यानी कि जो बहुमत दल का नेता होगा उसी के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि मंत्रिपरिषद में किन किन सांसदों को कौन कौन से पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, या इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करने का संपूर्ण कार्य कौन करता है, हमारा प्रधानमंत्री करता है। फिर इसके बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अब इस मामले में भी क्या हो गया, प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप चलेगा कि प्रधानमंत्री ही यह तय करेगा कि किस व्यक्ति को कौन से विभाग के अंतर्गत मंत्री पद दिया जाएगा, किस व्यक्ति को या किस सांसद को किस विभाग के अंतर्गत मंत्री पद दिया जाएगा। इसका निर्णय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है ना। तो पहला काम इसने किया, मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। दूसरा, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया। अब मंत्रिपरिषद के कार्यों का संचालन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कैसे कि जैसे कब मीटिंग बुलानी है, मीटिंग बुलाना, उसमें किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, कितने लोगों को उसमें भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो कोई मीटिंग है आपकी केवल रेल परिवहन आदि से संबंधित मुद्दों पर ही रखी गई है, तो उसमें सभी मंत्रियों को बुलाना अनावश्यक होगा। तो इस प्रकार जिस विषय से संबंधित मुद्दा होगा या जिस विषय से संबंधित बैठक होगी उससे संबंधित व्यक्तियों को या मंत्री पद को जितने भी व्यक्ति होंगे उन्हीं को उन मीटिंगों में आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर कब मीटिंग आयोजित करनी है, कब बैठक बुलानी है, कब स्थगित करनी है, इसके निर्णय भी आंतरिक रूप से सारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। फिर आता है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। अब ये कैसे होता है कि जैसे मान लो कैबिनेट के अंदर हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, उनके अंतर्गत राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं और हर विभाग अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र
होता है, सबका अपना अपना बजट और फंड होता है, उसके अनुसार वो अपने फील्ड में काम करते हैं। अब उनके आपस में समन्वय करना, उनके आपस में कई बार वैचारिक तौर पर ट्रांजैक्शन करना, एक दूसरे के सहयोग के लिए उनको तत्पर करना, इस प्रकार के कार्यों के लिए दोनों पक्ष किससे संपर्क करते हैं? प्रधानमंत्री से। तो इस प्रकार शासन के विभिन्न विभाग जो हैं वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री उनको आपस में जोड़कर रखने का काम करता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंध स्थापित करता है। कैसे? भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक व्यक्ति क्या हर समय राष्ट्रपति से संपर्क कर सकता है? निश्चित रूप से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तक यदि किसी मंत्रिपरिषद की बात को पहुंचाना है तो कौन उत्तरदायी होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति के किसी विचार को मंत्रिपरिषद तक विचार के लिए लाना है, उनकी राय लेनी है, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का काम भी करता है, यानी कि इन दोनों का मीडिएटर होता ही है। अब एक जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह हमने देखो राष्ट्रपति पढ़ा था, और राष्ट्रपति की सामान्यकालीन जो शक्तियाँ थीं उनके उपयोग में एक बात लगभग सब जगह जुड़ी हुई थी कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से, है ना। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ थीं, यानी कि जो विभिन्न पदों पर राष्ट्रपति अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, उन पर नियुक्ति के संबंध में भी नियुक्ति के लिए भी प्रधानमंत्री अपनी सलाह देता है, या यूँ कहें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा लोकसभा का बहुमत दल का नेता, जो कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह अपनी सलाह से मंत्रिपरिषद का निर्माण करवाता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के अलावा वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी करता है। फिर वह मंत्रिपरिषद के कार्यों का संचालन करता है, यानी कि कौन सी कार्य कब किए जाएंगे, उसके एजेंडा फिक्स करना, उसके मीटिंगें बुलाना आदि सारे काम प्रधानमंत्री की देखरेख में प्रधानमंत्री के परामर्श से किए जाते हैं। फिर इसके अलावा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का काम करता है। सभी मंत्री पद के विभागों के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति से जुड़े होते हैं और अपने अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनके बीच मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने का काम भी कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो प्रधानमंत्री का पद है वह काफ़ी पावरफुल पद है और यह अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सभी कार्यों में अपना हस्तक्षेप रखता है। आज हम प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद के बारे में भी थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तब हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक आता है मंत्रिपरिषद और एक आता है मंत्रिमंडल। कई बार ये कन्फ्यूज़न आता है कि भाई मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही हैं क्या या अलग अलग है। तो अब हम सबसे पहले इसी बात को समझ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कोई डिफरेंस है या नहीं, और अगर है तो क्या है। देखिए, हमने मंत्रियों के बारे में पढ़ रखा है। अब मंत्रियों के बारे में क्या होता है कि एक तो होते हैं मंत्री कैबिनेट के, या यूँ कहें कि हर विभाग का सर्वोच्च मंत्री जो होता है, ठीक है। फिर आते हैं राज्य मंत्री,
फिर इन राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए आता है उपमंत्री। अब ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी नियुक्ति से पहले सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की। तो ये कुछ हमारे पास पद आ गए, ठीक है ना, आ गए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह से कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति हो गई। तो ये दो मिलकर के तो क्या बन गए? मंत्री मंडल, ठीक है ना। और ये चारों प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों के कार्यभार को थोड़ा कम करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं उपमंत्री। ये चारों मिलकर के बन जाती है हमारी मंत्री परिषद, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या डिफरेंस है कि मंत्रिमंडल का मतलब तो हो गया कि प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री केवल, ठीक है ना। और मंत्री परिषद का मतलब हो गया सभी मंत्री। ओके, क्लियर है। मंत्रिमंडल का मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री केवल, और मंत्री परिषद का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट वाले मतलब, और फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री, सारे मंत्री जो आएंगे वो सारे हमारे मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति ही किसकी नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। और जब सलाह देने की बात आती है, या हमने जैसे आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ी थी, तो आपातकालीन शक्तियों के लिए आपको लिखित में देना होता है, तब उसमें कौन आएगा? मंत्रिमंडल, यानी कि केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हमने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझ लिया है। अब हम देख लेते हैं एक बार मंत्री परिषद का गठन। तो मंत्री परिषद के गठन का हमने जैसे पढ़ा था कि भाई प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन, या यूँ कहें कि मंत्री परिषद की नियुक्तियाँ करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चयन, तो मंत्रियों का चयन या मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन पूर्णतया प्रधानमंत्री के स्वविवेक पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या करता है? उनकी योग्यताओं और क्षमताओं, कार्यों को ध्यान में रख करके उनका चयन कर लेता है। फिर कार्य का विभाजन, तो व्यक्ति विशेष को अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यों का विभाजन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। यानी कि यहाँ पर हमारा काम कर कौन रहा है? दिखाई दे रहा कौन है काम करता हुआ? राष्ट्रपति। हो रहा कैसे है? प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी कि काम मुख्य रूप से हो रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन ओरल दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमारी मंत्री परिषद का जो गठन है वह पूर्णतया प्रधानमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर आवश्यक योग्यता है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री परिषद का सदस्य बन जाता है तो वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, यानी कि सांसद होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या कंडीशन है कि 6 माह के अंदर, मंत्री पद पर नियुक्त होने के 6 माह के अंदर अंदर उसको इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको अपने पद से हटावा मान लिया जाता है, यानी कि 6 महीने के अंदर उसको अपने संसद के सदस्य के रूप में सांसदता ग्रहण करनी पड़ती है। फिर आती है शपथ, तो मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेनी होती है। कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका वैसे तो निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना भाई। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जब तक बहुमत बना रहेगा, विश्वास प्रस्ताव बना रहेगा, तब तक ये अपने कार्यकाल में रहेंगे। और जैसे इनका विश्वास खत्म हुआ या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो इनका कार्यकाल समाप्त मान लिया जाता है। वैसे पार्टिकुलर हम जो पढ़ते हैं वो होता है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है ना, या फिर सदन में विश्वास मत बने रहने तक।
ठीक है। फिर इनके वेतन और भत्ते, तो सभी सांसदों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वही मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते होते हैं। इसके अलावा इनको निःशुल्क रहने के लिए घर, इनके बिजली वगैरह मुफ्त में मिलती है, इनको टेलीफोन का बिल मिलता है, इनको आने जाने का वाहन किराया वगैरह वो भी मिलता है। तो इस प्रकार से इनके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं और इस पर कई बार हमारे समाज में ये चर्चा की जाती है कि सांसदों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है लोकतंत्र में। फिर आती है मंत्रियों की श्रेणियाँ, जो कि हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को समझते समय भी देखी थी कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, हर एक विभाग का एक प्रमुख मंत्री, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसी डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं और इन राज्य मंत्रियों के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए उप मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री मिलकर के क्या बनते हैं, मंत्रिमंडल। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां। ओके, ठीक है। मंत्रिमंडल कौन हुआ, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री। और अब देखो कि बहुमत दल का नेता बना है प्रधानमंत्री। जब भी कोई पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट करती है तब वह क्या करती है, अपना एक एजेंडा या अपना एक प्रपत्र बना करके जनता के सामने रखती है कि यदि हमारी सरकार जीत करके आती है तब हम इन कामों को प्राथमिकता से करेंगे और उन्हीं के आधार पर उनको जनता वोट करती है, ठीक है ना। तो अब जब ये पार्टी सत्ता में आ गई, सत्ता में आने के बाद इनको अपने प्रोपोगेंडा पे काम करना पड़ेगा निश्चित रूप से। यदि इनको अपना विश्वास बनाए रखना है जनता के बीच में तो ये क्या करेंगे, अपने मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। और इनके मैनिफेस्टो पे काम करने के अंतर्गत तो सबसे पहला काम क्या होगा, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करेंगे। कौन करेंगे, ये जो बहुमत दल का नेता होगा और इसके जो प्रमुख कैबिनेट मंत्री होंगे वो सब मिल करके। तो इसका पहला काम हो गया राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। एक आता है ना मुद्दा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव लड़ने के टाइम जब काफ़ी समाज में भूखमरी और गरीबी की स्थिति आ गई थी अकाल के कारण से, तब उसने गरीबी हटाओ का नारा दे करके चुनाव लड़ा था। और फिर उनका प्रमुख काम क्या होगा कि जिन कार्यों से समाज की गरीबी को कम किया जा सके उन कार्यों को प्राथमिकता से करना। इसी तरह वर्तमान सरकार है जो विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ती है, तो उनका काम क्या होगा कि भाई विकास किन कामों के द्वारा तेज़ रफ्तार से किया जा सकता है उन कार्यों को करना। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये मंत्रिमंडल के होते हैं सदस्य, और यह मंत्रिमंडल जो होता है ये हमारी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है। फिर देखिए कि कानून निर्माण, मैंने आपको बताया कि संसद के सभी कार्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह से किए जाते हैं कि कौन सी मीटिंग कब आनी है, कब जानी है, कौन सा मुद्दा कब उठाया जाना है। उस पर बहुमत दल का नेता जो होगा उसके अकॉर्डिंग बहुमत दल के सभी सदस्य वोटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जो इनके प्रोपोगेंडा में जो जो काम थे उनके ऊपर बिल आएंगे, विधेयक आएंगे और वो बिल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे क्योंकि बहुमत इनका है। तो इस प्रकार से कानून निर्माण के निर्धारण में भूमिका निभाना। महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। फिर आता है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किनका होगा। राष्ट्रीय कार्यपालिका का मतलब हो गया हमारे पांचों अंग कार्यपालिका से संबंधित जो थे, तो इन पांचों अंगों पर मुख्य रूप से नियंत्रण किसका होगा, मंत्रिमंडल का होगा। क्योंकि सभी कामों में सलाह परामर्श अंतिम रूप से निर्णय लेने की जो शक्ति है वह मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी गई है, ठीक है ना। तो फिर ये हमारा तीसरा काम क्या हो गया, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। इसके अलावा
हमारे जो मंत्रिमंडल है इसके अन्य कार्यों में हम देखें तो राष्ट्रपति के जितने भी काम थे उनमें नियुक्ति संबंधी सारे कार्यों में किसकी सलाह थी? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की सलाह ली जाती है ना। तो ये नियुक्ति संबंधी जो कार्य हैं इनमें भी इसका हस्तक्षेप रहता है किसका? मंत्रिमंडल का। और इसके अलावा क्या काम करेगा हमारा मंत्रिमंडल? तो भारत की विदेश नीति का निर्धारण। अब जो सत्ता में बहुमत दल का नेता होता है उसकी जो स्ट्रेटजी होती है उसी के अनुसार हमारे पड़ोसियों की हमारे प्रति राय बनती है, ठीक है ना। तो भारत की जो विदेश नीति होगी, जैसे मान लो किसी एक सरकार के कार्यकाल में विदेशों के साथ संबंध काफ़ी मधुर रहे, या उन्होंने अपने विदेशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया, या यूँ कहें कि अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे संधियाँ समझौते किए, तो ये सब काम कौन करता है? हमारा मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल के ये कार्य हमारी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। अब लास्ट, अपने प्रोपेगेंडा के अनुसार काम करने के लिए किस फील्ड को कितना बजट दिया जाएगा, यह निर्धारण भी मंत्रिमंडल ही करता है। जैसे मान लो शिक्षा को बढ़ावा देना है तो शिक्षा को बजट क्या करेंगे? ज़्यादा देंगे। ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो ऊर्जा को बढ़ावा देना है तो क्या करेंगे? ऊर्जा को बजट ज़्यादा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो वित्तीय निर्णय होते हैं बजट के मामले में, यह भी कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल ही करता है। तो इस प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल जो है वह फर्स्ट ऑफ ऑल देश की राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है कि सरकार को किस दिशा में, किस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। फिर कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल का ही होता है। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी जो सारे कार्य हैं उनमें प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति को सलाह देता है। फिर विदेश नीति का निर्धारण करने में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावा वित्तीय जो निर्णय होते हैं उनमें भी जो हमारी मंत्रिमंडल होती है इसके महत्वपूर्ण सहयोग या यूँ का योगदान रहता है। किस क्षेत्र में कितना वित्तीय अनुदान दिया जाना है इसका निर्णय करने में मंत्रिमंडल अपनी भूमिका निभाता है। तो आज हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का अंतर समझा कि भाई मंत्रिमंडल कौन सा होता है, मंत्रिपरिषद कौन सी होती है। अब मंत्रिपरिषद के गठन वगैरह के बारे में हमने देख लिया कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है। इसकी मुख्य रूप से योग्यताओं में हमने देखा कि या तो वह सांसद होना चाहिए पहले से, अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको सदन के दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। कार्यकाल के बारे में हमने जाना कि जब तक सदन का विश्वास मत बना रहे तब तक उसका कार्यकाल होता है, और वैसे कॉमन कहा जाए तो 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल निर्धारित होता है, ठीक है ना। वेतन और भत्ते आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई आपको ऐसा लगे कि यह बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद इसको लर्न करेंगे।